हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिन हो गए हैं, हमारी क्लास नहीं हुई है। लगभग 6 से 7 दिन हो चुके हैं हमने जो है क्लास नहीं की है। लेकिन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल जो है हमारा चैप्टर, इसको स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास में। जो हरियाणा ALMSA का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके अंदर इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए थे। और जब हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 सवाल कौन से थे जो इस चैप्टर से पूछे गए थे। और उसके साथ ही जो HSSC ALM का जो एग्ज़ाम हुआ था, HSSC ALM का एग्ज़ाम तो जो 2020 के अंदर हुआ था, उसमें भी इस सवाल से जो है इस चैप्टर से सवाल पूछे गए थे। उनके बारे में भी हम इस जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट में जब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए क्लास नहीं हुई है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। आप सभी को भी पता है कि जो ब्याह शादियों के सीज़न चल रहे हैं उनमें जो है थोड़ा बिजी चल रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब से रेगुलर दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये आज स्टार्ट करेंगे अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग क्या होती है? किसी मशीन के चालक भाग को अगर हम किसी चालक के माध्यम से जमीन के साथ जोड़ दें तो उसको हम अर्थिंग कहते हैं। किसे कहते हैं अर्थिंग? मान लीजिए ये कोई मशीन है और ये जो मशीन है, इस मशीन का जो बाहरी भाग है ये किसी धातु से बना हुआ है, यानी कि किसी चालक पदार्थ से बना हुआ है। इस चालक पदार्थ को अगर हम डायरेक्ट किसी तार के द्वारा अगर हम जमीन से जोड़ दें, इसको किसके अगर हम जमीन के साथ जोड़ दें तो इसको कहते हैं अर्थिंग। और जिस तार के माध्यम से हम जोड़ते हैं, इस तार का प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए। अर्थिंग करते क्यों हैं हम? अर्थिंग करते हैं हम इसको मशीनों की सुरक्षा करने के लिए और मनुष्यों की सुरक्षा करने के लिए। किसकी? एक तो मशीन की सुरक्षा करने के लिए और मनुष्य की, यानी कि इंसान की रक्षा करने के लिए हम मशीन को अर्थिंग करते हैं, ठीक है। काफी जगह पर अर्थिंग की जाती है, जैसे मशीनें होगी, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है। ओवरहेड जो लाइनें होती है उनके अंदर भी हम अर्थिंग करते हैं, उनको भी किसी भी फॉल्ट से बचाने के लिए। अर्थिंग कैसे काम करती है, देखिए। मान लीजिए ये कोई मशीन है और ये मशीन का जो बाहरी भाग है ये किसी धातु पदार्थ से बना हुआ है। अगर करंट गलती से इसके बाहर वाले भाग में बहने लग जाए, यानी कि लीक हो जाए, और इंसान अगर इसको छू लेता है बाहरी भाग को, क्या है, इंसान को झटका लगेगा, करंट का झटका लगेगा, ठीक है। उस करंट के झटके को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। अब इस बाहरी आवरण जो है, बाहरी आवरण ये धातु का है। अब इसको हम क्या है, कम प्रतिरोध वाले तार से इसे अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। जिससे अगर इसके अंदर कोई करंट लीक होगा, अगर इस मशीन के अंदर कोई अगर करंट लीक होगा इस बाहरी भाग से, तो वो क्या है, सारा करंट इस जमीन के अंदर चला जाएगा। और जो हम सर्किट में ELCB लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ELCB, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो हम लगाते हैं, वो उसको ऑन हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। नाम से ही पता चल रहा है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि अर्थ को भांपने वाला, अर्थ लीकेज को भांपने वाला सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर को हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जो सर्किट ब्रेकर होता है ये सर्किट को बनाने और तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा कि अर्थिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। मशीनों की और इंसानों की सुरक्षा करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। और आपने देखा था, मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि जो ओवरहेड लाइनें होती है, एक मिनट, एक टावर ये हो गया और एक टावर ये हो गया। इस टावर पे क्या है, ये 3 लाइनें गई हुई हैं, 3 फेस गया हुआ है। तो इन तीनों फेसों के ऊपर क्या है, एक तार और जाती है जिसे हम कहते हैं ओवरहेड अर्थिंग लाइन। क्या कहते हैं? ओवरहेड अर्थिंग लाइन। और वो क्या है, नीचे अर्थ हुई रहती है। ये किससे सुरक्षा करती है? ये हमें हमारी लाइनों को लाइटनिंग से बचाती है, यानी कि जो आकाशीय बिजली होती है उनसे हमारी लाइन की सुरक्षा करती है। यानी कि हम यहाँ से क्या समझे कि जो अर्थिंग होती है वो हमारे सर्किट को, हमारा जो ये ट्रांसमिशन जो प्रणाली होती है, इसको लाइटनिंग से भी हमारे इस सर्किट की रक्षा करती है। इसे हम कहते हैं ओवरहेड अर्थिंग लाइन। और जो जनरेटर होता है या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें इनको अर्थिंग किस लिए किया जाता है? ताकि जो इनके अंदर जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज को स्थिर करने के लिए,
वोल्टेज को स्थिर करने के लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर को अर्थिंग किया जाता है। अब आप सभी को पता है, मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर में 3 फेस होते हैं। अगर किसी फेस पर लोड कम हो जाएगा तो उस फेस की जो है वोल्टेज बढ़ जाएगी, अगर हम इसको अर्थिंग नहीं करते हैं तो। समझ आया मैंने क्या कहा? अगर हम ट्रांसफार्मर के जो स्टार पॉइंट होता है, मान लीजिए ये स्टार पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इस न्यूट्रल पॉइंट को क्या है, हम अर्थ करते हैं। क्यों? ताकि जो इसके अंदर वोल्टेज है, वोल्टेज को स्थिर करने के लिए हम इस न्यूट्रल पॉइंट को अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसे अर्थिंग नहीं करेंगे ना तो इसमें वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता रहेगा। जिस फेस पर भी है ना लोड कम होगा, उस फेस पर अर्थिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस फेस पर लोड ज़्यादा होता है उसकी वोल्टेज कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है जनरेटर में भी जो स्टार पॉइंट होता है और ट्रांसफार्मर में भी जो स्टार पॉइंट, जिसे हम न्यूट्रल भी कहते हैं, उसको अर्थिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ताकि वोल्टेज को स्थिर बनाया जा सके। ठीक है भाई। और जो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, न्यूट्रल पॉइंट जो अर्थिंग के द्वारा जुड़ा रहता है, इस अर्थिंग का जो है मान बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कि इसका प्रतिरोध है, इसके प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि जैसे ही इस सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट भी आए तो क्या है, उसको ये जमीन में बिना कोई प्रतिरोध के जाने दे। ठीक है, यहां से आपको समझ आ गया होगा कि जो अर्थिंग की इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा होती है। अब चलते हैं आगे। आगे किसके बारे में समझते हैं? आगे समझते हैं अर्थिंग रिलेटेड टर्म, यानी कि जो अर्थिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये या तो पाइप हो सकती है, या फिर प्लेट हो सकती है, वायर भी हो सकती है। जो अर्थ इलेक्ट्रोड कौन सी होती है? जो जमीन के अंदर डाली जाती है, या तो वो पाइप होगी, या फिर वो प्लेट होगी, या फिर वो वायर भी हो सकती है, या फिर वो इलेक्ट्रोड भी होगी, यानी कि रोड जो होती है, रोड का आपको पता होगा। ठीक है, वो भी हो सकती है। और अर्थ इलेक्ट्रोड को क्या है, इसको जमीन में दबाया जाता है, जिससे हमें अर्थ मिल जाता है, जिसे हम अर्थ प्राप्त करते हैं। अर्थिंग लीड क्या होती है? जो अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़ता है, जो अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? अर्थिंग लीड कहते हैं। एक होता है ईसीसी, ईसीसी यानी कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ईसीसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, जो कि अर्थ इलेक्ट्रोड को मशीन के धातु वाले भाग को जोड़ता है, उसको कहते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। समझ आ गया होगा? जिससे हम अर्थ इलेक्ट्रोड को और मशीन के चालक यानी कि धातु भाग को आपस में जोड़ते हैं, वो किसकी मदद से जोड़ते हैं? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर की हेल्प से जोड़ते हैं, इसे हम वायर भी कहते हैं। ठीक है, डेड क्या होता है? डेड वो होता है मशीन का वो भाग जो विद्युत स्रोत से ना जुड़ा हुआ हो, यानी कि मशीन का जो ये भार वाला भाग है, अगर ये किसी चालक धातु से यानी कि किसी करंट से नहीं, इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी कि कोई भी वोल्ट इसे करंट सोर्स से नहीं जुड़ा हुआ है ये भार वाला भाग, तो इसे हम क्या कहेंगे? डेड कहेंगे। यानी कि जिसका भी विभव जीरो होगा, यानी कि जिसका वोल्टेज शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है, उसे हम कहते हैं डेड। ठीक है भाई, ये चारों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। आगे हम समझते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थिंग, यानी कि कुछ फैक्ट्स होते हैं अर्थिंग के, उनके बारे में समझते हैं। जैसे जो अर्थिंग है ना, मान लीजिए इस घर की हमें अर्थिंग करनी है, कोई घर है और इसकी हमें अर्थिंग करनी है, तो इस घर से ना अर्थिंग की दूरी कितनी? 1.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 1.5 मीटर। ये कुछ नियम है जिनके बारे में आईई नियमावली कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आईई रूल्स कहते हैं, आईई रूल्स। यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल्स होते हैं उनमें लिखा गया है कि जिस भी भवन की हमें अर्थिंग करनी है उसकी अर्थिंग से दूरी 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अर्थिंग वायर जो होती है उसको किसी मैकेनिकल लॉस से बचाने के लिए उसको जमीन में जो है 30.5 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहिए, और किसकी हेल्प से? 12.7 mm के व्यास से जो है उस वायर को लेके जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? जो भू तार को किसी मैकेनिकल लॉस से बचाने के लिए उस तार को क्या है 30.5 सेंटीमीटर नीचे और 12.7 mm के जीआई पाइप से, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो पाइप होता है उसकी हेल्प से लेके जाना चाहिए। ठीक है, और जहां पर हम काफी अर्थिंग कर सकते हैं, जहां पर स्पेस ज्यादा होता है,
वहां पर क्या है, अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए इसके समांतर क्रम में अर्थिंग कर देते हैं, यानी कि एक और इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़ देते हैं जहां पर स्पेस ज्यादा होता है वहां पर, ठीक है, प्रतिरोध को कम करने के लिए। अब बात करें अगर हम टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसको कम कैसे किया जा सकता है, अगर उसके बारे में बात करें, देखिए जो सबसे पहले तो नमक और चारकोल का इस्तेमाल करके, नमक और चारकोल यानी कि जो कच्चा कोयला होता है उसका इस्तेमाल करके हम अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। और समय समय पर उसके गड्ढे में, अर्थिंग के गड्ढे में पानी डालने से उसके आसपास क्या है, रोड के आसपास नमी बनी रहती है, जिसके कारण अर्थ का रेजिस्टेंस कम बना रहता है। यानी कि हमें समय समय पर अर्थिंग के गड्ढे में पानी डालते रहना चाहिए, ठीक है ना। और जो ये जो रेजिस्टेंस जो होता है इसका मान जो है पहले ही वो बताया गया है कि इस जगह पर ज्यादा, इससे ज्यादा प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। जैसे जो बड़े शक्ति केंद्र होते हैं, जो बड़े शक्ति केंद्र जो होते हैं वहां पर 0.5 ओम से अधिक का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और जो छोटे शक्ति केंद्र होते हैं, छोटे शक्ति केंद्र होते हैं वहां पर 1 ओम से अधिक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए भाई। घरों में भी जो है 1 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये फिक्स बताया गया है, आईई रूल्स में इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। छोटे उपकेंद्र जो होते हैं, छोटे उपकेंद्र वहां पर 2 ओम, और जो अन्य विद्युत संस्थान होते हैं, अन्य विद्युत संस्थान होते हैं वहां पर 8 ओम, ये बताए गए हैं, इनको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और प्रतिरोध को कैसे कम कर सकते हैं हम, यानी कि यानी कि कोई अर्थिंग की गई है अगर हमने, तो इसके क्या है, समांतर में और अर्थिंग कर दो। अगर हमारे पास स्पेस है तो हम क्या है, इसके समांतर क्रम में और अर्थिंग को जोड़ सकते हैं। और जो दो अर्थ होते हैं ना, दो अर्थ के बीच की दूरी, 5 मीटर होनी चाहिए। 2 अर्थ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है भाई। और जो इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी जैसे पाइप हो गया, प्लेट हो गई, जो इलेक्ट्रोड हो गई, जो वायर हो गई, उनका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। और उन्हें क्या है, जंग से बचाना चाहिए। किसे, जंग से, यानी कि उनके ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए। और जो जीआई पाइप होता है ना, जीआई पाइप, उसके अंदर जंग नहीं लगता, इसलिए हम जीआई पाइप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं प्लेट अर्थिंग को। जो अर्थिंग होती है ना, वो कई प्रकार के हम अर्थिंग कर सकते हैं, अर्थिंग की कई विधियां होती है। सबसे पहले हम समझेंगे प्लेट अर्थिंग को। प्लेट अर्थिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक 90 गुणा 90 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोद लेते हैं। कितने का, 90 गुणा 90 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोद लेते हैं। और उसके अंदर एक 60 गुणा 60 मीटर सेंटीमीटर की 60 गुणा 60 सेंटीमीटर की एक प्लेट रख देते हैं। ये होती है प्लेट अर्थिंग, ठीक है। और इसके चारों ओर ना, इसके चारों ओर ये देखो, यहाँ पर प्लेट के चारों ओर नमक और चारकोल की परत लगाई जाती है। किसकी, नमक और चारकोल की परत लगाई जाती है। कितने की, 15 सेंटीमीटर की, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसके चारों तरफ 15 सेंटीमीटर की नमक और चारकोल की परत लगाई जाती है। और जो ये प्लेट है ना, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल में लगाई जाती है। किसमें, वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसको खड़ा किया जाता है, ठीक है। इतना समझ आपको आ गया होगा। और इसकी गहराई कितनी रखी जाती है, इस प्लेट को कितनी गहराई पर रखा जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3 मीटर पर। ये होता है 1.5 मीटर से 3 मीटर के बीच में, 1.5 मीटर से 3 मीटर के बीच में इसका रखा जाता है, गहराई जो होती है। और इसके ऊपर जो है एक गड्ढा बना दिया जाता है। कितने का, 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का एक गड्ढा बना दिया जाता है, जिसके ढक दिया जाता है कास्ट आयरन के कवर से। किसे, कास्ट आयरन के कवर से इससे ढक दिया जाता है। प्लेट अर्थिंग जो है ना, हमें ज्यादातर बिजली बोर्ड में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप, या तो पाइप अर्थिंग का इस्तेमाल होगा या फिर प्लेट अर्थिंग का, इन दो अर्थिंगों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे हम पाइप अर्थिंग को भी समझेंगे, अभी हम समझ लेते हैं प्लेट अर्थिंग को।
देखिए जो अर्थिंग प्लेट है, मैंने क्या बताया, अर्थिंग प्लेट का जो आकार होता है 60 × 60 सेंटीमीटर होता है। ये तो आकार हो गया इसका। अब बात करें इसकी मोटाई की, इसकी मोटाई कितनी होती है। अगर हम यूज कर रहे हैं कॉपर की प्लेट का, कॉपर की प्लेट 60 × 60 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन जो उसकी मोटाई है 3.15 mm होगी। कितनी? 3.15 mm। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कॉपर की बात हो रही है। अगर हम यूज करते हैं जीआई की प्लेट का, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट का, तो उसके अंदर 60 × 60 सेंटीमीटर का आकार होगा और 6.30 mm जो है उसकी मोटाई होगी। किसकी? जीआई की पाइप की। और जहां पर ना अधिक करंट वाला सिस्टम लगा होता है, वहां पर हम 60 × 60 की जगह 90 × 90 सेंटीमीटर की आकार की भी ले लेते हैं प्लेट को। कितने का? 90 × 90 का। लेकिन ज्यादातर क्या है, 60 × 60 सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ना एक बार सेंटर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि जो प्लेट अर्थिंग होती है, उसके अंदर जिस जिस हम प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसका आकार और उसकी मोटाई कितनी होती है। उस सवाल में जो है ये नहीं बताया गया था कि कॉपर की है या फिर जीआई की है। उसमें डायरेक्ट पूछ लिया था कि जो प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग में हम कितने आकार और कितनी मोटाई की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं प्लेट अर्थिंग में। तो वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था 60 × 60 सेंटीमीटर गुणा में 6.30 mm। यानी कि उस सवाल में पूछा गया था जीआई के बारे में। हालांकि उन्होंने दर्शाया नहीं गया था। वैसे ऑप्शन ना दोनों नहीं आएंगे, या तो वो 3.15 mm देगा या फिर वो 6.30 mm देगा। एक ही देगा ऑप्शन में वो, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो इसमें अर्थिंग वायर होगी ना, जो ईसीसी मैंने आपको बताया था, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, उसके लिए 8 SWG की तार का इस्तेमाल किया जाएगा। SWG क्या आ गया यहाँ पर? ये एक गेज होता है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि तार के आकार को मापने के लिए भारत में मानक क्या है? SWG है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। ये एक गेज होता है जिसके हेल्प से हम तार के आकार को मापते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने SWG के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, SWG के बारे में। ठीक है। और जो जीआई पाइप होगा, देखिए जो ये पाइप है, ये पाइप किस लिए इस्तेमाल किया गया है? एक पाइप तो है जो इसके अंदर ये साइड वाला, इसका ये तो जो है 19.5 mm का है, और जो एक है इसके अंदर वो 12.7 mm का है। कितने का? दो पाइप इसके अंदर यूज किए जाएंगे। एक तो होगा 19.5 mm का, 19.5 mm का। ये क्या है? ये इस प्लेट अर्थिंग के लिए पानी डालने के लिए लगाया जाता है। पानी डालने के लिए 19.5 mm का एक पाइप लगा दिया जाता है, और 12.7 mm का जो है इसके अंदर ये वायर को लेके जाते हैं। इस वायर को इसके अंदर से लेके जाएंगे 12.7 mm के पाइप के अंदर से, और 19.5 mm का जो पाइप है उसके अंदर से हम पानी को लेकर जाते हैं, यानी कि पानी डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी को प्लेट अर्थिंग जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस डायग्राम से भी आप सब कुछ समझ सकते हैं। अगर मेरा कुछ बताया हुआ आपको समझ नहीं आया है, इस डायग्राम में सब कुछ बताया हुआ है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अब जो है हम समझते हैं पाइप अर्थिंग को। पाइप अर्थिंग क्या होती है? पाइप अर्थिंग में हम इलेक्ट्रोड के रूप में पाइप का इस्तेमाल करते हैं। किसका? पाइप का। प्लेट अर्थिंग में तो हमने इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन पाइप अर्थिंग के अंदर हम इलेक्ट्रोड के रूप में एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और इस पाइप की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 38 mm, यानी कि 38 mm की एक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं हम। इसका पाइप का इस्तेमाल करते हैं हम पाइप अर्थिंग के लिए। ठीक है भाई। और इस पाइप के अंदर ना ये छिद्र किए जाते हैं, यानी कि ये होल्स किए जाते हैं इसके अंदर, बहुत सारे होल्स इसके अंदर बनाए जाते हैं। और इसके अंदर भी ना नमक और चारकोल की परत लगाई जाती है। देखिए इसके साइड में, और इसके अंदर भी 15 सेंटीमीटर, ये देखो लिखा हुआ है, इसके अंदर भी 15 सेंटीमीटर की ही परत बनाई जाएगी नमक और चारकोल की। चारकोल क्या होता है? कच्चा कोयला होता है। ठीक है ना। एक पाइप तो इसमें ये होगी, यानी कि जिसका हमने इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके अंदर भी एक 19.5 mm का एक पाइप इस्तेमाल किया जाता है। 19.5 mm का एक पाइप इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए होता है? इस पाइप अर्थिंग में पानी डालने के लिए
और एक 12.7 mm की पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। वो किसके लिए? वायर के लिए, यानी कि ईसीसी हम कह सकते हैं, यानी कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के लिए। देखिए आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो है ये वाला जो पाइप है ये ये 19 mm का है, 19.5 mm का, ठीक है ना। और इसके अंदर भी क्या है, एक इसके अंदर, उसके अंदर तो हमने जो प्लेट अर्थिंग थी, प्लेट अर्थिंग के अंदर हमने कितने का गड्ढा खोदा था? 90 × 90 सेंटीमीटर का। लेकिन पाइप अर्थिंग के अंदर हम 30 × 30 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। उसी के अंदर जो है हम इसको पाइप को रख देते हैं, और इसके ऊपर भी जो है एक गड्ढा बनाया जाता है, यानी कि कास्ट, जिसके ऊपर कास्ट आयरन का ढक्कन ढका जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ना आप थोड़ा गौर करो, एक चीज आपको दिखाता हूं। एक ये देखो, यहाँ पर ना एक गड्ढा ऐसे खोदा गया है यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर ये पानी डालने के लिए रखा गया ना फ्यूनल, फनल जो है यहाँ पर, ये पानी डालने के लिए रखा जाए, इसको ना इस जमीन से ऊपर की ओर रखा जाता है, ताकि इस जमीन की जो धूल मिट्टी है ना इसके अंदर ना जाए। और यहाँ पर ना ऊपर जाली सी भी लगा देते हैं, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए, इस पाइप के अंदर धूल मिट्टी ना जाए। और इसे क्या है, इस जमीन से जहां पर गड्ढा खोदा हुआ है उससे क्या है, इसको ऊपर रखा जाता है, और इसके ऊपर एक कास्ट आयरन का ढक्कन ढक दिया जाता है। और इस ढक्कन को हटा कर क्या है, हम यहाँ पर पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसको ऊपर क्यों रखा गया है? ताकि इसके अंदर कोई धूल मिट्टी या फिर कंकर वगैरह ना जाए, ठीक है भाई। आपको समझ आ गया होगा इतना सब कुछ पाइप अर्थिंग के बारे में। पाइप अर्थिंग की गहराई की बात करें, जो इसकी गहराई रखी जाती है वो 2.5 मीटर से 4 मीटर के बीच में, 2.5 मीटर से, यानी कि 2.5 मीटर से 4 मीटर के बीच में इसके अंदर गहराई रखी जाती है। और 30 × 30 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसके अंदर हम प्लेट को लगाते हैं। और उस प्लेट का जो व्यास है वो कितना होता है? 38 mm होता है। और उसके ऊपर अनेक छिद्र बनाए जाते हैं, और उस प्लेट के, उस पाइप के चारों तरफ हम 15 सेंटीमीटर का नमक और चारकोल की परत को लगा देते हैं, जिससे हम इसके प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। इसके अंदर दो पाइपों का इस्तेमाल और होता है, जिसका व्यास एक का 19.5 mm होता है और एक का 12.7 mm होता है। 19.5 mm वाला जो पाइप है वो पानी डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12.7 mm का जो पाइप है वो ईसीसी, यानी कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर भी 8 SWG वायर का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आप सभी का जो है ये दोनों अर्थिंग समझ आ गई होगी, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग दोनों होती है। दोनों का इस्तेमाल बराबर, यानी कि ज़्यादातर इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों अर्थिंगों के अलावा ना और भी अर्थिंग होती है, 3 प्रकार की अर्थिंग और होती है, जैसे वायर और स्टीप अर्थिंग होती है, एक रोड अर्थिंग होती है, कोयल अर्थिंग भी होती है। इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? देखिए, वायर और स्टीप अर्थिंग का इस्तेमाल पथरीली जगहों पर किया जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर पत्थर वगैरह ज़्यादा होते हैं, जैसे पहाड़ों वगैरह में, वहाँ पर क्या है, पथरीली ज़मीन ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा चौड़ा जो है गड्ढा खोदना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ पर वायर और स्ट्रिप अर्थिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो वायर और स्ट्रिप अर्थिंग होती है ना, इसमें जो गहराई है वो 8 से 15 मीटर तक रखी जाती है। कितनी? 8 से 15 मीटर तक की गहराई इसके अंदर रखी जाती है। और इसके अंदर जो वायर होती है वो या तो हम कॉपर की इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कॉपर की इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जीआई की, यानी कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। वायर जो है, अगर हम कॉपर की इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 3 mm स्क्वायर की इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम जीआई की तार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 6 mm स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। किसके लिए? वायर के लिए। पथरीली जगहों पर किया जाता है इसको, जहां पर गड्ढा खोदना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसकी जो गहराई है 8 से 15 मीटर रखी जाती है। 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए भाई, 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ज्यादातर है 8 से 15 मीटर इसकी गहराई रखी जाती है। कॉपर और जीआई की तार का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कॉपर की तार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 mm स्क्वायर का व्यास होना चाहिए उसका। अगर हम
जीआई की तार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका व्यास कितना 6 mm² होना ही चाहिए। ठीक है भाई। अब हम समझते हैं आगे रोड अर्थिंग को। किसको? रोड अर्थिंग। रोड अर्थिंग कहां पर की जाती है? जहां पर रेतीली जमीन होती है, जहां पर गड्ढा खोदना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर यहाँ पर ऐसे रेतीली जमीन है, अगर यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं तो इसके साथ वाली जो मिट्टी है वो इस गड्ढे में गिर जाती है, यानी कि जितना हम खोदेंगे उतनी मिट्टी साइड वाली इसके अंदर डलती रहेगी। ठीक है ना। इसलिए रोड अर्थिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहां पर रेतीली जमीन होती है, जहां पर गड्ढा खोदना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस अर्थिंग में ना गड्ढा खोदने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि रोड क्या होती है? रोड को ऊपर प्रेशर लगाकर, यानी कि दाब देकर, हथौड़े से दाब लगाकर क्या है, इसको नीचे जमीन में दबाया जाता है। जमीन में दबाया जाता है। कितना? 2.5 मीटर से 6 मीटर, 2.5 मीटर से 6 मीटर तक इसको जमीन में नीचे दाबा जाता है। ठीक है। इसकी गहराई कितनी? 2.5 मीटर से 6 मीटर रखी जाती है। वैसे जो नमी होती है, नमी पर भी हम इसकी गहराई रखते हैं। जो गहराई है वो नमी पर भी निर्भर करती है। ठीक है ना। रोड अर्थिंग में क्या होता है? गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर से ही प्रेशर देकर इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। और इसके अंदर भी हम कॉपर या फिर जीआई के रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कॉपर की किसका अगर हम कॉपर की रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 12 mm के व्यास वाली रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना, ये ठोस है, ठोस ठोस रोड होगी, ना कि खोखली रोड। ठीक है। अगर हम ठोस जीआई की तार का इस्तेमाल करते हैं तो कितना? 19 mm का व्यास होना चाहिए। जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनका व्यास बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पीछे वायर का व्यास बताया था, कॉपर में 3 mm², जीआई का 6 mm²। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इनको, क्योंकि सवाल अगर बनाना इनसे ही बनता है कि जो ठोस कॉपर की रोड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका व्यास कितना होना चाहिए? 12 mm व्यास होना चाहिए। अगर जीआई की रोड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं ठोस का तो 19 mm। अगर हम जीआई की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी? खोखली वाले का, खोखली, तो उसका हमें 25 mm व्यास रखना पड़ेगा। खोखली जीआई की रोड का अगर हम इस्तेमाल करें तो 25 mm, ठोस कॉपर की 12 mm, ठोस जीआई 19 mm। ठीक है। इनके अलावा जो है कोयल अर्थिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर क्या है? कोयल यानी कि कुंडली बना ली जाती है एक तार की। इसके अंदर जो है जीआई की ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। किसका? जीआई का। और जीआई जो है 8 SWG, 8 SWG। इस बात को ना अपने मन में बिल्कुल रटा लो, याद कर लो कि जब भी अगर वायर का पूछ लिया तो 8 SWG की तार का इस्तेमाल किया जाएगा। कितने का? 8 SWG। चाहे वो पाइप अर्थिंग हो, चाहे प्लेट अर्थिंग हो, चाहे वो रोड ये कोयल अर्थिंग हो, इसके अंदर कौन सी ईसीसी का इस्तेमाल किया जाएगा? कुंडली का। यानी कि 8 SWG की तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो कोयल अर्थिंग होती है ना, ये ज्यादा प्रभावी नहीं होती है, इसका ये बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है। कोयल अर्थिंग बहुत ही कम इसका इस्तेमाल होता है, ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास में ना हम अर्थिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। जितना हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ना था ना, हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में। किसके बारे में? अंडरग्राउंड केबलों के बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विस्तार से। आज की क्लास में करते हैं इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया अर्थिंग के बारे में। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप दोबारा रिवाइज जरूर करना, अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, क्योंकि अगर सवाल बना तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग से जरूर बनेगा इस चैप्टर से। ठीक है। और काफ़ी दिन हो गए थे अपनी क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है अपनी क्लास रेगुलर आएगी। इसलिए क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी हरियाणा LMS से या फिर सेंटर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारी ये क्लास उसके पास शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही। मिलते हैं आप सभी से।